हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग ने पहला वीडियो में देखा था कि ज्वलन, ताप और पदार्थ। आज उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जलने के लिए और क्या क्या चाहिए। हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित ताप पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बगासा जाकर या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए कि आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जाकर हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले ही तरह हो गए हैं। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा भी होना आवश्यकता है? यानी आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ पीस्ट के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायता होती है। क्रियाकलाप 3, कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। क्या आप ये जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भर कर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी में ऊष्मा का संचार जल में होता है। यानी जब भी आप गर्मी का ये देखते हैं उसमें किसी पानी में होता है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचार जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। आपने देखा होगा। नंबर 1 में लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जब लकड़ी का चूल्हा बनाते हैं घर में तो क्या करता है, कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं। और नंबर 2 में केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्र लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्न में केरोसिन तेल से भीगी कपड़े की बत्ती में तेल को जलाने में मदद करता है। नंबर 3 में गैस स्टोव के बर्न में कोई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद करती है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यकता है। इस उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि साधारण जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का आवश्यकता है। यानी रासायनिक प्रक्रिया में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, ज्वलन ताप का होना आवश्यकता है। नंबर 2, ज्वलन ताप पर पहुंचने वाले उपाय। नंबर 3, हवा की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली, एक लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम हो जाता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गठरी आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलवन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाया जा सकता है। माचिस की कहानी क्या है? माचिस की कहानी है।
आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चमकदार पत्थरों को आपस में लगन से निकलने वाले चिंगारी से आग जलाई जाती थी। यानी पहले के ज़माने में जब आग की पता नहीं हुआ था तो आदमी लोग कैसे करते थे, यानी पत्थर में आपस को टकरा के जलाते थे। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 ईस्वी में हुआ। यानी माचिस जो आज हम लोग यूज करते हैं वो बनाने का प्रयास कब से किया गया था? 1680 ईस्वी में हुआ था, सबसे पहले था। वो कौन किया था? रॉबर्ट वेन ने कागज के टुकड़ों पे सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगाए कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ लिया। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम ताप पर आग पकड़ लेता है। यानी सब फास्फोरस है दो प्रकार का, एक लाल और एक सफ़ेद। लाल वाला जो है कि लगने पे जलता, और सफ़ेद वाला ऐसा है कि पानी से बाहर निकालो और वो जल जाते हैं। इस कारण ये बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत, यानी माचिस का जो रूपरेखा बना था 1845 ईस्वी में, वो भी किसके, यानी लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद। पहले किसका आविष्कार हुआ था? लाल फास्फोरस का। कब? 1845 ईस्वी में हुआ था ये आविष्कार। लाल फास्फोरस अपने आप में आग नहीं पकड़ता है, यानी लाल फास्फोरस जो है क्या है, अपने आप उसमें आग नहीं लगता है, बल्कि लगने पर, यानी जब उसको लगड़िएगा तो वो क्या जलना शुरू कर देता है। आप अपने घरों में जो माचिस की डिब्बे पर देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या लगा हुआ रहता है? रासायनिक पोटेशियम क्लोराइड। डिब्बा पर लाल फास्फोरस और सफ़ेद लगा हुआ रहता है। माचिस की तीलियां डिब्बे पर लगने से आसानी से जल उठती है, पर आप नहीं जलती है अपने आप, यानी वो कभी नहीं जलेगा। जब तक एक दूसरे से लगड़िएगा नहीं तो वो नहीं जलेगा। इसीलिए ये खतरनाक भी नहीं होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल स्टेन ने 1855 ईस्वी में स्वीट डॉन बनाया। कौन बनाया था? स्वीट डॉन ने कब बनाया था? 1855 ईस्वी में। मोमबत्ती, यानी एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने से बहुत ही जानकारी छुपी होती है। आइए इस मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। माइकल फेराइट एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्होंने विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों ने वैज्ञानिक समझकर विकसित करते रहते थे। 1860 ईस्वी में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। संसारण यानी छोटा में, मोम एक ईंधन है। वो क्या कहा था? मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा एक रूप है। मोम ईंधन है, ऊर्जा का एक रूप है। ये एक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना। ये हाइड्रोकार्बन जो है दो पदार्थ से मिलकर बना है, जो एक है हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन से मिलकर बनी होती है। ये मधुमक्खी के छत्त से भी निकाली जाती है। यानी हाइड्रोकार्बन जो है कहाँ से निकाली जाती है? मधुमक्खी का जो छत्त है, छत्ते से, उससे निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। अतः इस प्रकार परा मोमबत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिससे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगता है तो इसके आसपास नीचे वाले मोम पिघलने लगता है। अपने पिघलने मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन
देती है। जब मोम पिघल जाता है, जब मोम को जलाते हैं हम लोग, क्या होता है, पिघल कर रोशनी देने में क्या बदल जाता है, एक हाइड्रोजन में और दूसरा कार्बन में बदल देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर ऊष्मा बनता है। यानी हाइड्रोजन जो है सुनहली के साथ जलकर क्या बन जाता है, जल वाष्प। ये कार्बन भी जलता है, कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो कि ज्वाला से बाहर भाग जलता है। ये काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाण भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिली एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डाल दीजिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जल वाष्प बनता है। यानी एक बर्फ ले लीजिए किसी इसमें और उसे आग के ऊपर, उसके नीचे आग लगा दे, देखिएगा वो जब गर्म होता ही जाएगा तो क्या हो जाता है, बर्फ गल जाता है। जो गैस इससे निकलती है उसे आग या चूना के अंदर बहाया जाता है, जो इसे दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन ऑक्साइड गैस की मौजूद को दर्शाता है। यानी जो भी गैस पिघल कर दूध के रूप में, दूध का कलर में ले लेता, वो कौन सी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मौजूद होता है। अगर ये गैस मौजूद नहीं होगा तो वो दूधिया कलर हो ही नहीं सकता है। क्रियाकलाप 4, आपने दिए में तेल से की बत्ती तो देखी होगी। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघलती हुई मोमबत्ती से ऊपर की ओर चढ़ आती है। अब आप कह सकते हैं कि क्या कि मोमबत्ती में ये पिघली हुई मोम जलती है। क्रियाकलाप 5, एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जांच की नली लगाई, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती की ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है ये असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6, एक मोमबत्ती जलाइए, इसमें 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, बत्ती और को जलती हुई तीली से धुएं बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसे व्यक्त करें। यानी जब वो धुआं जो निकलेगा सफ़ेद वाला, वो क्या करता है, उसमें जब मोमबत्ती जलाइएगा आग पकड़ लेगा अपने आप। जब हम बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव्य में और फिर द्रव्य मोम को वाष्प में बदल जाती है। अंत में मोम की ये वाष्प ऑक्सीजन की क्रिया करती है। अंत में क्या करता है, अंत में वाष्प जो है ऑक्सीजन की क्रिया करती है। क्रियाकलाप 7, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है। जांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम से जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या आप अब सोचकर आग गर्म क्यों होती है। हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो
क्या निकलता है? उष्मा यानी ताप। आइए ये समझने की कोशिश करें कि ईंधन जो जलने पर इतनी ऊर्जा क्यों निकलती है। जब किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो क्या क्या बनता है? कार्बन और डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे एक नई पदार्थ का निर्माण होता है। ये नया पदार्थ काफ़ी स्थलीय होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। अपने घर, खेत खलिहान, दुकान और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका में आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह से कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपके निकट स्थान शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टैंड है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ ठंडा करता है। ऐसा करने से आग फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनते हैं वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देते हैं। यानी जब आग लगते हैं उसमें पानी देने से तो बाहरी जो वायु है ऑक्सीजन, उसे सिर्फ ये रोक कर यानी बंद कर देते हैं। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। नंबर 1, दहन पदार्थ को हटा देना चाहिए। नंबर 2, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए। जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो आग फैलेगा ही नहीं। नंबर 3 में उसका ज्वलन ताप जो बढ़ा देना चाहिए। आइए आप आग बुझाने वाले संयंत्र जिसने अग्निशामक कहा जाता है, जिससे आग बुझाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अग्निशामक यंत्र के बारे में जानने। ये दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशे में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा जाता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम कार्बोनेट की प्रक्रिया या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो आग और हवा के संपर्क को तोड़ देता है। यानी आग और हवा को दोनों को अलग कर देता है। तोड़ना का मतलब अलग होता है, संपर्क यानी जो एक साथ जुटा हुआ है वो दोनों को अलग कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोर टैंक में इन्हें रखना अति आवश्यकता है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यकता है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग नहीं कीजिए। यानी जहां बिजली से आग लगता है वहां पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहां तेल से आग लगा हो वहां पानी डालना, क्योंकि पानी तेल से भरी होने के चलते नीचे और जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगा। यानी तेल पानी में बह जाएगा, वो तो बुझेगा ही नहीं। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखा होगा। जरा सोचिए ऐसा क्यों? यानी जब पेट्रोल पंप जाते होंगे वहाँ देखिएगा बाल्टी होगा और उसमें क्या रखा हुआ होता है? बालू। क्या आपने कभी नज़दीकी अग्निशामक सेवा टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 यानी 0612222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीकी
के अग्निशामक सेवा को संपर्क अवश्य कीजिए। अग्निकांड क्यों? यानी कोयले की खान में कोयले के स्वदहन में के कई खतरनाक अग्निकांड यानी आग का कांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हरेक यानी हर वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। यानी जान माल जितने भी चीज़ होता है जल जल मरने की क्षति हो जाती है। ऐसे में जंगल में स्व अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं। इन्हें जब आग अधिक देखा होगा कभी गर्मी के कारण बाद में क्या होता है, अपने आप जंगल में आग लग जाते हैं, हो सकते हैं। यानी कभी आकाशीय बिजली गिरने से या कभी कभी पौधे में आपस लगने से त्योहार पर जो टकराते जलते हैं, या कभी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्रतीय दहन की उदाहरण है। यानी कभी देखिएगा तेज हवा या बारिश आते हैं तो बिजली की जो तार है आपस में टकराने के कारण क्या होता है, आग उत्पन्न होती है। तो उस आग से बहुत ज़्यादा क्षति या हानि। क्रियाकलाप 8 में देखिए, आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला 3 क्षेत्रों में होती है। यानी मोमबत्ती का ज्वाला है 3 क्षेत्रों में होती है। नंबर 1 बाहरी क्षेत्र है, नंबर 2 माध्यम यानी बीच वाला क्षेत्र, नंबर 3 आंतरिक जो अंदर में है। आइए आप इस क्रमवार समझें। बाहरी भाग यानी बाहरी वाला जो भाग है, बाहरी भाग नीला और अदीप्त। अदीप्त मतलब जो ऊर्जा देता ही नहीं है, यानी जो रोशनी दे ही नहीं, जिसमें अपने आप का रोशनी ना हो यानी प्रकाश ना हो, यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। नंबर 2 यानी क्या है, माध्यम भाग। माध्यम भाग कैसा होगा, पीला चमकीला और दीप्त क्षेत्र, यानी इससे रोशनी भी होगा, ऊर्जा भी पैदा होता है। यह कुछ कार्बन के कण, यानी कार्बन के कुछ कण ही इसमें पाया भी होता है। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। जिसको ऑक्सीजन कम मिलेगा वो जलेगा ही नहीं। नंबर 3 में क्या है, आंतरिक यानी अंदर वाली या आंतरिक क्षेत्र में बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बचा होता है। जब जो कार्बन रहेगा तो कार्बन तो काला ही देता है, तो कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। ये सबसे कम गर्म क्षेत्र, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलने से विभिन्न प्रकार की गैस हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। यानी जो प्रदूषित सामान है, आजकल देखना कभी रोड पे कुछ मरते हैं जानवर और इधर उधर फेंक देते हैं, या अधिक नदी के किनारे जब बाइक चलते हैं तो कचरा लोग यानी जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ईंधन कभी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित में बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं, जैसे भट्ठा आजकल में चलता है अधिक, तो वहाँ से धुआं जो निकलता है वो भी प्रदूषित। जन जीवन परेशान है, वहाँ वनस्पति भी इससे बर्बाद हो जाते हैं। ईंधन विशेषकर जीवाणु से ईंधन जलने से नाइट्रोजन और सल्फेट इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के स्थान अम्ल वर्षा करते हैं। जो ज़्यादा अधिक धुआं यानी भट्ठे से निकलने या कचरे से वो जब बादल बन जाते हैं उससे क्या अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा यानी वो ऐसा जल गिरता है जिसके शरीर या जिसमें पड़ता है उसको जला देता है, या जिस जगह पड़ता है उस जगह विशेष बीमारी जैसे कैंसर तरह की बीमारी हो जाते हैं। अम्ल वर्षा में जल का राख कर देता है, यानी जिस जगह पड़ता है वो आर पार हो जाते हैं, ऐसा अम्ल जल है। जहाँ तब संभव हो धुआं, चूहे आदेश ईंधन विशेष
अवस्था रखने वाले पदार्थ ही उपयोग लायन इसे विस्तारित रूप से वायुमंडल में प्रदूषित करते हैं। अब स्टार बना के लिख सकते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करता है। दूसरा स्टार बना के आप लिख सकते हैं, खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक ईंधन की आवश्यकता बना होता है। तीसरा में आप, ये दूसरा है। तीसरा में आपका देखिए, दहन के लिए दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थित होना या ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यकता है। चौथा में है वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता हो और ज्वलन का बाहरी क्षेत्र हो जहां ऑक्सीजन की पूर्ति हो। पांचवा में है ऐसा पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, वह ज्वलन पदार्थ कहलाता है, यानी ज्वलनशील। छठा, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलता है उसे अज्वलनशील, यानी ऐसा पदार्थ जो जलता ही नहीं, जैसे पत्थर, मिट्टी, ये सब जलेगा नहीं, जलेगा तो ये अज्वलनशील पदार्थ है। और ज्वलनशील पूछे तो यानी जो पदार्थ जल जाते हैं वो ज्वलनशील हो जाएगा। सातवां है वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। आठवां है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ में जलने पर ऑक्सीजन और प्रकाश उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया को दहन कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक, अगली वीडियो